अच्छा, क्लासेस के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हम आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे स्टैटिक मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। हमारी कोई भी क्लास हो, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ स्टैटिक मेथड्स या फिर स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, स्टैटिक मेंबर्स का या स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का? बेसिकली स्टैटिक, जब आप कॉल करवाते हो, ठीक है, तो स्टैटिक कोई भी ऐसा मेथड होता है या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या कहते हैं, उस क्लास को इनिशियलाइज ना करना पड़े, ठीक है। अब इनिशियलाइज का मतलब पता है क्या होता है? जो हम न्यू करके कॉल करते हैं किसी भी क्लास को, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब बहुत से लोग लास्ट क्लास में भी गलती कर रहे थे। एक शेप की क्लास है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल उसमें अभी ये एक मेथड है, ठीक है, और ये रिटर्न कर देता है सिंपली ट्रू, सही है। अब आप बताओ कि अगर ये डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल का मेथड है, या डिफ़ॉल्ट ही कर लेते हैं इसको, इस मेथड है, अगर मैंने इस डिफ़ॉल्ट के मेथड को कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा? ऐसे करूँगा, शेप डॉट डिफ़ॉल्ट, ऐसे करूँगा? नहीं, देखो, ये मेथड मैंने डिफ़ाइन किया कहाँ पे? क्लास के अंदर, ठीक है। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड होगा। क्लास में तो है ही है, ठीक है, लेकिन मैंने क्लास में कोई भी आप प्रॉपर्टी बनाते हो या क्लास में कोई भी मेथड बनाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी या ये मेथड उस ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपली शेप डॉट डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो अभी बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा? इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिए। एरर क्यों दिया इसने? बेसिकली वो कह रहा है कि भाई शेप के अंदर डिफ़ॉल्ट नाम का कोई ऑब्जेक्ट मुझे मिला ही नहीं, कोई फंक्शन मुझे मिला ही नहीं डिफ़ॉल्ट के नाम का। क्यों नहीं मिला? आप लोग क्लास को ऑब्जेक्ट ही समझ रहे हो, ठीक है। आपने समझ लिया है कि यार ये जो शेप है ना, ये खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। आपने इसके अंदर जो मेथड बनाया, उस मेथड को हासिल करने के लिए आपने इस शेप से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल डाई होती है एक, ठीक है, एक प्लास्टिक की प्लेट बनाने वाली डाई है, ठीक है। उसका काम क्या है? प्लास्टिक की प्लेट बनाना। हम उसमें जो प्लास्टिक के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो हम रख देते हैं, और वो उसमें डाई के अंदर जाते हैं और वो प्लास्टिक की शेप की प्लेट बना के हमें दे देती है ना? ऐसा ही है ना? आप क्या करना चाह रहे हो? आप जो प्लेट है, वो प्लेट किस काम के लिए? प्लेट में रख के हम खाना खाते हैं, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई डाई का काम भी तो प्लेट बनाना ही है ना, मैं डाई में रख के खाना खा लेता हूँ, सही है। आप ये काम करना चाह रहे हो यहाँ पे। असल जो इसकी एसेंस थी वो चली गई, ठीक है। क्लास का काम क्या है? ऑब्जेक्ट बना के देना। जो मेथड्स आप क्लास में रख रहे हो वो आपको कहाँ मिलेंगे? ऑब्जेक्ट में मिलेंगे, क्लास में नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्लास का काम क्या है? क्लास का काम है कि भाई आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो ये मेथड्स वो रख देगा। और समझ में आई? इसलिए शेप डॉट डिफ़ॉल्ट आप कभी भी नहीं चलाओगे, ठीक है, बल्कि आप क्या चलाओगे? आप पहले इसको इनिशियलाइज़ करोगे। कांस्टेंट आपने उसको बनाया एस एच के नाम से एक, और शेप से पहले आप लगाओगे न्यू, न्यू शेप, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो एस एच के अंदर डॉट एस एच डॉट डिफ़ॉल्ट में चला सकता हूँ। अब चलेगा? ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा कि कई स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक कर रहे थे। अब समझ में आया? क्लियर है जि- कि आप कोई भी मेथड बनाते हो क्लास के अंदर, अगर बना रहे हो डायरेक्टली क्लास से कॉल नहीं करोगे आप उसको कैसे कॉल करोगे? ऑब्जेक्ट बना के।
अब जो काम आप पहले करना चाह रहे थे वो काम भी हो सकता है, लेकिन वो स्टैटिक मेथड्स के थ्रू होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस डिफ़ॉल्ट को मैं कर दूं स्टैटिक, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, रिकग्नाइज्ड है ECMAScript 6 की जानिब से। आप किसी भी मेथड से पहले या किसी भी प्रॉपर्टी से पहले स्टैटिक लगा सकते हो। ठीक है। तो आपने इस प्रॉपर्टी को क्या बना दिया अब, स्टैटिक। अब अगर मैं sh.default कॉल करता हूँ तो अब उसको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब क्लास जो है वो ये समझ रही है कि ये वाला जो मेथड है ये मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं देना, ये मेथड क्लास के अपने लिए है। ठीक है, ये मेथड किसके लिए है, क्लास के अपने लिए। तो अब अगर मुझे डिफ़ॉल्ट को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा, शेप डॉट डिफ़ॉल्ट करके। ठीक है, ये अब मुझे ये न्यू करके एक नया इंस्टेंस बनाने की, एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। अब मैं सिंपली उसको शेप डॉट डिफ़ॉल्ट करूँगा तो ये मुझे बताएगा ट्रू। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये स्टैटिक मेथड्स का फ़ायदा क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड हो तो समझ में आता है ना भाई, हमने देखे ना उसके फ़ायदे, है ना। लेकिन स्टैटिक मेथड बनाने का क्या फ़ायदा है, कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक मेथड्स। अब हो सकता है कि इसका जो यूजेज आए ना आपके पास वो कम आए, उन उस तरह से ना आए कि जो अभी आप बाकी अभी जो आप मेथड्स बना रहे हो तो नॉर्मल मेथड्स उनके जितना इसका यूजेज नहीं होगा, लेकिन इसका यूजेज भी आएगा। ठीक है, इसका यूजेज आता है जब आप सिंगलटन्स बनाते हो। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, अब वो इसमें तो नहीं होगा, इसमें क्योंकि प्राइवेट चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादातर स्टैटिक मेथड्स वगैरह जो हैं वो क्या कहते हैं फ़ायदा कर देते हैं आपको जब आप क्या कहते हैं किसी प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास पब्लिक प्राइवेट कीज़ होती हैं, पब्लिक प्राइवेट जो है ना क्या कहते हैं आपके पास मेथड्स होते हैं। अभी हम टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद, तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा कि उसमें क्या होता है, क्योंकि वो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो आपको जो चीज़ें अभी तक ECMAScript प्रोवाइड नहीं कर पा रही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली, वो सारी की सारी चीज़ें आपको टाइपस्क्रिप्ट दे रही है। तो जो चीज़ें अभी यहाँ पे हमारी छूट रही हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये क्लियर है। अच्छा, एक फ़ायदा इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा आप डेट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हो, न्यू डेट करके आपको डेट मिलती है, इसका मतलब डेट क्या है, क्लास है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेट के अंदर ही डॉट लगा दो तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट डॉट नाउ का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू करके डेट को कॉल नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली डॉट नाउ कॉल करवा सकते हो। सही है, ये आपको मिली सेकेंड्स दे देता है, पता है ना आपको डेट डॉट नाउ मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमने न्यू कॉल नहीं किया, इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो नाउ जो फंक्शन है वो डेट की क्लास में कौन सा फंक्शन है, स्टैटिक। क्योंकि नाउ को कॉल करने के लिए मुझे न्यू की नीड नहीं। सही है। लेकिन इसी तरीके से अगर क्या कहते हैं टाइम सेट मंथ गेट मंथ का फंक्शन हो तो वो हमेशा पहले मुझे न्यू डेट करना पड़ता है और उसके बाद फिर निकलता है। तो इसका मतलब ये जो गेट टाइम सेट टाइम वाले मेथड से ये क्या थे, ये नॉर्मल मेथड्स थे उसके। ठीक है, स्टैटिक नहीं थे। सही है, समझ में आई ये बात। इसी तरीके से बहुत से हेल्पर फंक्शंस होते हैं जो कि आप स्टैटिक रख सकते हो। अब हेल्पर फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें जेसन का, पता है जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। ठीक है, तो जेसन के अंदर मैंने बहुत सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब जेसन जो होती है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक नेम की है और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ इसहाक। ठीक है, और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कांस्टेंट ओबीजे।
इक्वल्स टू, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने ब्राउज़र के अंदर स्टोर करवाना है, समझ में आ रही बात। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा डेटा है ना, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्राउज़र का पेज रिफ़्रेश हो जाए तब भी ये ना जाए, ये डेटा ना जाए। अक्सर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के ऊपर लॉगिन कर लिया, पेज रिफ़्रेश किया, लेकिन आपका अकाउंट लॉगिन ही रहता है। हालांकि हमने तो ये देखा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी डेटा हम स्टोर करवा रहे होते हैं, पेज रीलोड करने पे सब चला जाता है ना। आपने कोई वेरिएबल बनाया, कुछ भी बनाया, वो वेरिएबल अगर आप पेज को रीलोड करो सब सारा डेटा चला जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो अपने डेटा को ब्राउज़र के अंदर सेव करवाते हैं, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर सेव करवाते हैं कहाँ पे, जब भी आप देखना चाहो कि ब्राउज़र के अंदर कौन सा डेटा मेरा सेव है, तो आप यहाँ से आओगे एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन का एक टैब मिलता है आपको कंसोल की तरह यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगी लोकल स्टोरेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हो, सही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये कहता है कि मैं डेटा या तो नंबर या स्ट्रिंग इस तरह की फॉर्म में रखूँगा, या फिर बुलियन, ठीक है। यानी कौन सी वैल्यूज़, प्रिमिटिव वैल्यूज़, सही है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेव करवाना है तो मेरे लिए तो मसला है, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो है नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको जेसॉन में कन्वर्ट करूँगा। जेसॉन क्या करता है, पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को आपके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसी स्ट्रिंग से बाद में आप दोबारा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। कैसे होगा ये काम, मैंने इसको बताया कि भाई ये जो ओबीजे मेरा है, ठीक है, इसको आप कर दो जेसॉन के नाम से, कैपिटल में होगा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। इसको मैं क्या पास करूँगा, ऑब्जेक्ट, देख लो इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग बना दी, सही है। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है ये कहाँ पे सेव हो सकती है, लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में मैं सेव कैसे कराऊंगा इसको, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे मैं दूंगा कि मेरी की किस की के अगेंस्ट में सेव करवाना है, यानी एक तरह से ये भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल करवा रहा हूँ माय डेटा के नाम से सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू की जगह पे मैं क्या दे दूंगा इसको, ठीक है। ये डेटा उस वक्त तक स्टोर रहेगा जब तक आपकी ब्राउज़र की मेमोरी जो है वो हिस्ट्री क्लियर नहीं कर देते आप, ठीक है भाई। अब मैंने इसको माई डेटा में अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करवा के सेव करवा दिया, सही है भाई। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन वाले टैब में आके अगर मैं देखूँ, ये देखो माई डेटा रखा हुआ है और उसमें ये मेरा डेटा रखा हुआ है। अब मेरा ये पेज रीलोड हो जाए, ये डेटा यहाँ से नहीं जाएगा, सही है। अब अगर मैं वापस उसी डेटा को निकालना चाह रहा हूँ वापस ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल यूज़र ने पेज रीलोड कर लिया, अभी अभी मेरा पेज रीलोड हुआ है, मैं देखना चाह रहा हूँ लोकल स्टोरेज में पहले से मैंने कुछ रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था, मैं कैसे करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। पहले मैंने क्या किया था, सेट आइटम, अब मैं कर रहा हूँ गेट आइटम। गेट आइटम करके मेरे, अब बताओ मेरे उस वेरिएबल का नाम क्या था, माई डेटा। तो मैं उसको कहूँगा कि भाई माई डेटा के अंदर अगर कुछ रखा हुआ है तो वो मुझे ला दो, इसने मुझे मैं ला दिया, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, इसको मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं ये करता हूँ कि पहले जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है इसको मैं एक कांस्टेंट में रख लेता हूँ, कांस्टेंट डेटा इक्वल्स टू, ठीक है। और अब मैं इसको कन्वर्ट करवा सकता हूँ कैसे, जेसन डॉट पार्स डेटा, वापस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये तो छोटे से ऑब्जेक्ट में था, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, आप उनको भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा डेटा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूज़र के लिए कैशे में डेटा स्टोर करवाना पड़ता है, ठीक है आपको। यानी फॉर एग्जांपल
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार मैं नहीं चाह रहा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा मेरे वेबसाइट के ऊपर एक ही जैसी रहती हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ की वेबसाइट आप खोलते हो, ठीक है। अब न्यूज़ की वेबसाइट अगर आप दिन में 20 बार खोलते हो अपने पास, ठीक है, तो कुछ न्यूज़ तो ऐसी होंगी जो कि आज के पूरे दिन के लिए हैं, ठीक है। तो वो आप अगर आपका यूज़र 20 बार अगर आता है वेबसाइट के ऊपर तो आप 20 बार अपने सर्वर के ऊपर हिट नहीं डालोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एक अच्छी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वेबसाइट के यूज़र्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन लोग रोज़ाना आपकी वेबसाइट को देखते हैं और वो रोज़ाना जो है वो क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट पे 20-20 हिट कर रहे हैं, ठीक है। और उस 20-20 हिट के नतीजे में आपको बार बार डेटा कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर के ऊपर और सर्वर को डेटा बार बार जो है वो डेटाबेस से निकालना पड़ रहा है, तो इससे आपकी वेबसाइट क्या होगी? स्लो हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो उस जगह पे फिर आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि भाई ये वाला डेटा ऐसा है कि यूज़र को अगर यूज़र ने सुबह वेबसाइट खोली थी तो उसके कंप्यूटर के अंदर ये डेटा मैं स्टोर करवा सकता हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर। अब वो जब दोबारा वेबसाइट पे आएगा ना तो पहले मैं देखूँगा लोकल स्टोरेज में कोई डेटा पड़ा हुआ है। अगर वो आज की तारीख का ही डेटा है तो बजाय इसके कि मैं सर्वर पे हिट करूँ वही डेटा उठा के उसको सामने लगा के दिखा दूँ कि भाई ये लो। और समझ में आई? ठीक है, ये सारी टैक्टिक्स होती हैं जो कि आप इंशाल्लाह आगे जाके सीखोगे। जब हम नोट जेस वगैरह करेंगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बता रहा था आपको ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है जो कि लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करती है और गेट करती है, ठीक है। लेकिन हर बार मुझे डेटा को सेट करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। और हर बार डेटा को गेट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है? पार्स। तो मैं दो फंक्शन बना सकता हूँ ऐसे कि जो हर बार जिसको मैं डेटा प्रोवाइड करूँ सिंपल जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वो मुझसे डेटा ले और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही मुझे वापस ला के दे दे, है ना। तो हम एक काम करते हैं, बना के देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई डेटा सेवर के नाम से, सही है। अब इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ मेरे पास दो फंक्शंस बन जाएं। पहला फंक्शन क्या हो? पहला हो डेटा को सेव करने के लिए और दूसरा हो डेटा को गेट करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैंने फंक्शन एक बना लिया सेव के नाम से और दूसरा मैंने फंक्शन बना लिया गेट के नाम से, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शंस मैं रख सकता हूँ स्टैटिक। क्यों स्टैटिक रखूँगा? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेरे क्या है? हेल्पर फंक्शंस हैं, मैं इनको कहीं पे भी चाहूँ यूज़ करूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इनको क्या रखा? ऑब्जेक्ट, यानी इनका किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से ताल्लुक़ नहीं होगा, सही है। ये इंडिपेंडेंट होंगे, जब भी मैं चाहूँ जहाँ से भी मैं चाहूँ मैं इनको कॉल करवाऊँ और इनसे काम ले लूँ, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको अब यहाँ पे सेव करने के टाइम पे मैंने क्या करना है? मैंने सबसे पहले यहाँ से लेना है गेट डेटा, ठीक है, और साथ साथ मैंने यहाँ पे लेना है नेम, कि किस नाम से डेटा सेव करना है और क्या डेटा सेव करना है, ठीक है। ये क्या करेगा? सबसे पहले ये करेगा कांस्टेंट जेसॉन इक्वल्स टू जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे हम पास कर क्या करेंगे? नेम, और उसके बाद क्या पास कर देंगे? जेसॉन या डेटा? जेस डेटा पास करेंगे ना, जेसन पास करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो सारी, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको रखने की कोशिश करेगा, सब ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने जो उसको जेसन में कन्वर्ट करवाया हुआ है वो उसको पास करेंगे, सही है। अच्छा, अब गेट करने के टाइम पे हमने क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम ये जो सेट आइटम की जगह पे हम कर देते हैं इसको गेट आइटम। नेम हमें चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा ना, ठीक है। और नेम हम कहाँ से ले सकते हैं? एज अ पैरामीटर, ठीक है। और अब ये जो जेसन वाली जो चीज़ है ये हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। बल्कि एक काम करते हैं कि अब जो जेसन हमें मिलेगी वो गेट आइटम से मिलेगी ना,
तो इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई अब क्या हो जाएगा, पार्स। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, जेसन। बल्कि अब रिटर्न ट्रू करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसी को रिटर्न करवा देता हूँ। सही है, क्लियर है। तो ये मेरे दो हेल्पर मेथड्स बन गए। अब ये किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मैं इस पर काम ले सकता हूँ सिंपली, है ना। जहाँ पे भी मुझे डेटा को सेव करवाना है, गेट करवाना है, ये मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैंने इनको सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि डेटा सेवर के अंदर मैं कुछ सेव करवाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, डेटा सेवर डॉट सेव कॉल करवा लूँगा डायरेक्टली, न्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है अब। क्यों, क्योंकि स्टैटिक, ठीक है। और सेव को मैंने अब क्या कितनी चीज़ें पास करनी है, दो। सबसे पहले तो मैं उसको दूंगा नाम, ठीक है। नाम में मैं रख देता हूँ ओबीजे, और इसके साथ साथ अब मैं डेटा में क्या रख दूँगा, दे देता हूँ इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। चाहे तो ऑब्जेक्ट पास करूँ, चाहे तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सबको स्ट्रिंगिफाई कर लेगा, क्योंकि ऊपर हमने स्ट्रिंगिफाई लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ की, और इसमें रखी हुई है कोई भी वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सेव करवाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी में से डेटा को, बल्कि जब मैंने सेव करवा देते हैं एक बार, इसको रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन में आके देख लेते हैं वो डेटा हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा पेज रीलोड हो तो मैं चेक करूँ कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा लोकल स्टोरेज में रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इफ़ का चेक लगाऊँगा, ठीक है, देखने के लिए कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ भी है या नहीं। हो सकता है कि कोई यूज़र है वो फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट पे आया हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं सब यहाँ पे पहले कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट डेटा इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, डेटा सेवर डॉट गेट कर लेते हैं यहाँ पे। और क्या थी मेरी की, ओबीजे, ठीक है। मैं यहाँ पे अब देख लेता हूँ कि भाई अगर मेरे पास डेटा में कुछ रखा हुआ है, अगर, तो फिर क्या करो, console डॉट लॉग करो डेटा को, तो यहाँ पे डेटा मेरे पास आ गया क्योंकि था। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो डेटा मेरा चला गया। मैं कंसोल पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ये अभी अभी भी आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये इसने दोबारा उसको सेव कर दिया, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, सेव को। अब रीलोड करता हूँ, तो अब मेरे पास वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि अब वो मेरे पास लोकल स्टोरेज में थी नहीं। सही है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल था, एक यूज़ केस था कि स्टैटिक मेथड्स का, कि जो आपके हेल्पर फंक्शंस होते हैं, आपकी बहुत हर एप्लीकेशन के अंदर आपके पास हेल्पर फंक्शंस लाजमी होंगे, ठीक है। हेल्पर फंक्शंस जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी, आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत बार चलती है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप कोई शॉपिंग ऐप बना रहे हो, दराज की ऐप बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको कार्ट में यूज़र के जितने भी आइटम्स हैं सबका टोटल करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए एक हेल्पर मेथड बना सकते हो कि भाई मैं इसको ना सारे के सारे आइटम्स पास करूँगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करेगा, हर आइटम का प्राइस उठाएगा, ठीक है, और टोटल करके मुझे बता देगा कि यूज़र की कार्ट की टोटल वैल्यू अभी क्या चल रही है। दराज तो यूज़ किया ना सबने, नीचे आपके पास वैल्यू लिखी हुई आ रही होती है कि अगर आप ये सारे आइटम्स मंगा लो तो ये आपको इतने के पड़ेंगे, लेकिन हर आइटम की एक इंडिविजुअल प्राइस होती है ना। तो इस तरह का फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शॉपिंग ऐप बना रहे हो तो आप कोई हेल्पर मेथड इस तरह का बना सकते हो, जो कि आपका पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में से प्राइस में से सारे जो है ना सारे नंबर्स निकालेगा कि टोटल इस ऑब्जेक्ट की क्या प्राइस है, इसके क्या प्राइस हैं, इसके क्या प्राइस हैं, और टोटल करके आपको बता देगा कि इस यूज़र की टोटल जो परचेजिंग होने वाली है वो इतने की होने वाली है, ठीक है। इसका टोटल बिल जो है वो इतने अमाउंट का बनेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलते हैं अब आगे। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास आ रहे हैं गेटर सेटर्स, ठीक है। ये बहुत आसान सी चीज़ है, आप कोई भी किसी भी क्लास के अंदर आप गेटर सेटर्स बना सकते हो। ये बेसिकली किसी भी की तरह ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो मेरे पास डेटा सेवर है, इस क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर अब रख देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसको इनिशियलाइज भी करवाऊँगा। स्टैटिक मेथड वैसे ही चलते रहेंगे, आप स्टैटिक मेथड रखो, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो, भले से आपके पास कंस्ट्रक्टर है या नहीं, वो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी को भी न्यू करके कॉल करवाना है तो फिर आप कंस्ट्रक्टर रखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर एक रख रहा हूँ। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले आप लोगों को बताया था कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कैसे बनाऊँगा मैं, क्लास के अंदर हम कैसे प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, दिस डॉट करके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने कोई डेटा गेट करना था, प्राइस है, चलो प्राइस ही रख लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब इसको वैल्यू क्या दूँ, दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मैं डेटा सेवर डॉट क्या कहते हैं, डेटा सेवर का एक नया इंस्टेंस बना लूँ, तो मैं बनाऊँगा कांस्टेंट डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा सेवर। इसको मैं क्या पास करूँगा, प्राइस, इसकी प्राइस है 130, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कांस्टेंट करके कंसोल करके देख सकता हूँ क्या, कि कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट प्राइस में क्या रखा हुआ है, ठीक है, 130। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या कहते हैं रखा हुआ है एक एरे भी, ठीक है, जो कि मैं यहाँ से कुछ ले रहा हूँ, या बल्कि प्राइस जो है ना, इसको हम कर देते हैं एरे, ठीक है। और यहाँ से अब हम पास करवाएंगे इसको एरे 130 कॉमा 140, ठीक है, और 150, ये तीन प्राइस हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा मेथड बन जाए, ठीक है, जो कि मुझे ये सारे की सारी प्राइसेस क्या करके दे दे, सम करके दे दे, ठीक है। मैं इसको फंक्शन को नाम रख देता हूँ गेट टोटल, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा सबका सम। अब बताओ सम कैसे कैलकुलेट करें। एक फंक्शन, एक मेथड होता है हमारे पास रिड्यूस का, जैसे हमारे पास हमने देखा था ना, फिल्टर होता है हमारे पास, और हमारे पास क्या होता है, मैप होता है हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही रिड्यूस भी होता है, ठीक है। और मैंने रिड्यूस की स्पेलिंग गलत कर दी है, ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो रिड्यूस वो है, ये क्या करेगा बेसिकली, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यार ये चीज़ ऐसी है ना, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। रिड्यूस एरे, अच्छा, ये क्या करता है, एरे एरे, अच्छा ये तो पता है ना डॉट प्रोटोटाइप डॉट रिड्यूस यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी एरे अगर आपका बनता है तो बेसिकली वो एरे की क्लास से बन के आ रहा होता है, ठीक है। और जितने भी मेथड्स आप रखते हो किसी क्लास के अंदर, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैप का फंक्शन है, जो फिल्टर का फंक्शन है, फॉर ईच का फंक्शन है, ये सारे के सारे कहाँ हैं, एरे की प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो इसी तरीके से इसने बताया कि एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, यानी रिड्यूस का मेथड जो है वो कोई भी एरे की आप प्रोटोटाइप के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके पास एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इसने क्या किया, इसने एरे के ऊपर रिड्यूस लगाया। एरे एरे का रिड्यूस क्या करता है, ये मेथड चलता है बार बार, ठीक है। और एक इनिशियल वैल्यू लेगा, ठीक है, जो कि इसने यहाँ से लिए इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और हर बार उस वैल्यू के ऊपर क्या करेगा, एक फंक्शन को चलाएगा, ठीक है। फंक्शन को चलाएगा, उस फंक्शन के अंदर आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगी प्रीवियस वैल्यू और एक मिलेगी करंट वैल्यू, ठीक है।
अब प्रीवियस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे और करंट वैल्यू क्या होगी? प्रीवियस वैल्यू जो है उसके अंदर आपको मिलेगा जो भी सबसे पहले जब ये फंक्शन चलेगा ना, तो आपको प्रीवियस वैल्यू में आपको ये इनिशियल वैल्यू आपके पास कर देगा जो भी आपने रखती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टोटल करवाना चाह रहा हूँ तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, क्योंकि मैंने सम करवाना है ना, ऐड करवाना है, तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी क्या करता जाऊँगा उसमें? ऐड। तो ये जितनी बार भी फंक्शन चलाएगा हर बार मुझे एरे में से एक वैल्यू उठा के देगा और मुझे पुरानी वाली वैल्यू बताएगा। मैं दोनों को ऐड करूँगा और रिटर्न करवा दूँगा। ये दोबारा जब फंक्शन चलाएगा तो वो ऐड हुई हुई वैल्यू मुझे अब प्रीवियस वैल्यू की जगह पे मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करते करते क्या कर लूँगा, उसका सम कर लूँगा। ठीक है, करके देखते हैं उसको कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले आर्ग्यूमेंट में आपको मिलेगी प्रीवियस वैल्यू, दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपको मिलेगी करंट वैल्यू। ठीक है, तो ये रिड्यूस के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे पास करना है एक फंक्शन। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस फंक्शन को बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, मैं यहीं पर बना रहा हूँ इसको। मुझे क्या क्या चाहिए, दो वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, पहले में क्या आएगी, प्री वेल कर देते हैं इसको। ठीक है, और करंट वेल कर देते हैं। सही है, अब यहाँ से मेरा बनेगा फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हम बाद में देखेंगे कि इस फंक्शन के अंदर वर्किंग क्या करनी है। सेकंड आर्ग्यूमेंट में इसका रिड्यूस में हमने क्या पास करना है, इसकी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम सम करवा रहे हैं तो 0। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन चला, इसको हम करते हैं ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन में क्या होता है, ड्राई रन आपको कभी भी कोई करने को बोले तो ड्राई रन में आप क्या करोगे, एक पेपर या पेन कहीं पे भी आप हर बार फंक्शन जितनी बार कॉल हो रहा है या जितनी बार लूप हो रहा है हर बार वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लोगे अपने पास कि फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो ये वर्किंग करेगा और उसका रिजल्ट ये आएगा। सेकंड टाइम जब चलेगा तो उसकी इनिशियल वैल्यू ये होगी और उसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ प्रीवियस वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और करंट वैल्यू में क्या मिलेगा, करंट वैल्यू में मिलेगा हमें 130। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे रिटर्न प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। ठीक है, अब ये फंक्शन चल गया। नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम पे प्रीवियस वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, 0 + 130 का आंसर क्या आया था, 130। तो हमें प्रीवियस वैल्यू में क्या मिलेगा, 130। करंट वैल्यू में क्या मिलेगा, 140। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 270। 270 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब हमें प्रीवियस वैल्यू में क्या मिलेगा, 270। करंट वैल्यू में क्या मिलेगा, 150। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐड करवाने के बाद क्या हो जाएगा, 420। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसी गेट टोटल को करके चला के देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो डेटा डॉट प्राइस की जगह पे हम कर रहे हैं डेटा डॉट गेट टोटल को कॉल। ठीक है, हमने जो भी रिड्यूस का आंसर आया था उसको डायरेक्टली रिटर्न करवा दिया, तो इसका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको चला के देखते हैं तो 420 हमारा आंसर आ गया। सही है, अब ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। ठीक है, आपको ये जो रिड्यूसर है ये बहुत हेल्प करता है आपको जब आपको इस तरह के काम करवाने होते हैं। ठीक है, कि आपको हर ऑब्जेक्ट से कोई वैल्यू उठानी है और उनको ऐड करवाना है, सम करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ भी काम करवाना है, तो रिड्यूस जो है वो आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प देगा। ठीक है, तो रिड्यूस समझ में आ गया, एक बार और समझा दूँ, समझा दूँ। देखो, रिड्यूस चलेगा, रिड्यूस को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पहला पैरामीटर, पहला फंक्शन, ठीक है, जिस पे जो जिस तरह से ये वर्किंग करेगा, और दूसरी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपको सोच समझ के पास करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन करवाना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो आपने सम करवाया ना, अगर आप स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन करवा रहे हो तो इनिशियल वैल्यू फिर उस टाइम पे क्या जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर ऐड होता जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो, उस टाइम पे इनिशियल वैल्यू क्या जाएगी, 0 क्यों नहीं जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई अगर होता रहा तो फिर आंसर तो फिर 0 ही निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू में 1 देना पड़ेगा। सही है भाई, तो हमने क्योंकि ऐड करवाना था, सम करवाना था, इसलिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से। इनिशियल वैल्यू हमने 0 पास की। फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम फंक्शन की करंट वैल्यू में क्या रखा हुआ होगा,
सॉरी प्रीवियस वैल्यू में रखा होगा 0 और करंट वैल्यू में 130, ठीक है। और जब इसका रिटर्न होगा तो रिटर्न क्या हो जाएगा 130, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस वैल्यू में क्या आएगा 130 और करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा 140 और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 270। दोबारा जब ये फंक्शन चलेगा अब इसकी प्रीवियस वैल्यू में क्या होगा 270 और करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा 150, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अब, ठीक है। जब ये सारी इसकी जो भी हमारी एरे की लेंथ थी वहाँ तक ये चलेगा और उसके बाद जो फाइनल आंसर इसका बनेगा ये वाला, ये हमें रिटर्न कर देगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल बनाने के लिए एक गेटर की, ठीक है, गेटर या सेटर की। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो मैंने गेट टोटल का मेथड बनाया है, ठीक है, इसको मैं सिंपली एक गेटर भी बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे बनाऊँगा, सिंपली इसके पहले क्या लगा दूँगा गेट। अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। 420। अब आपने एरे देखा है, एरे, ठीक है, एरे देखा है ना। एरे के अंदर डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप कॉल कराते हो, एरे लेंथ को कॉल कराते हो आप। एरे की लेंथ को कभी भी कॉल करवाया है डायरेक्टली, वैल्यू प्रॉपर्टी की तरह वो तो काम कर रही होती है। लेकिन लेंथ को जब भी आप मंगवाते हो वो पीछे कैलकुलेशन तो करती होगी, वो देखता तो होगा ना पीछे कि यार इसमें इसके एरे पे चीज़ें रखी हुई कितनी है, उसके बाद काउंट करके ला के देता हो आपको। लेकिन बिहेव कैसे करता है, एक प्रॉपर्टी की तरह। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो लेंथ क्यों है वो क्या है, एक गेटर है, असल नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा एक क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये जो गेट टोटल है, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी हो उसमें मैं इक्वल्स टू करवा के क्या कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा डॉट गेट टोटल इक्वल्स टू 120। अब मैं दोबारा जब डेटा डॉट गेट टोटल करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, 120 आना चाहिए, 120 आएगा। ये तो अभी भी 420 दे रहा है। अब फ़ायदा पता है क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इस गेट टोटल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ जब मुझसे पूछा जाएगा ना तभी मैं बताऊंगा, आपकी कोई वैल्यू उठा के मैं रखूँगा नहीं अपने पास, सही है। क्योंकि बेसिकली अंदर से ये क्या है, ये फंक्शन है ना, आपको इक्वल्स टू करके आप इसको असाइन नहीं कर सकते कोई नई वैल्यू, सिर्फ आप जब पूछा जाएगा उस टाइम पे ये कैलकुलेट करके आपको बताएगा। समझ में आई, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है एक, ठीक है। क्या, अगर ये नॉर्मल प्रॉपर्टी होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे जैसे ये प्राइसेस है, अगर मैं दिस डॉट प्राइसेस इक्वल्स टू उसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा डॉट प्राइसेस इक्वल्स टू 120, बस ये रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं डेटा डॉट प्राइसेस को कंसोल करवाऊँ तो उसमें क्या रखा होगा 120। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू असाइन करवाने की कोशिश की तो वैल्यू असाइन हो गई, है ना। ये एक बड़ा मसला है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटा है, आप गलती से कभी कभार ऐसा कर देते हो कि कोई उसके अंदर कोई ऐसी इनिशियलाइजेशन कर देते हो कि जो कि ना आप नहीं करवाना चाह रहे थे वहाँ पे, ठीक है। और वो फिर क्या होता है, वो फिर बग बन जाता है, ठीक है। फिर आपको बैठ के उसको डीबग करना पड़ता है कि यार ये मसला कहाँ पे आ रहा है, ये कैलकुलेशन गलत क्यों चल रही है, ठीक है, कौन सी जगह पे मैंने ऐसा काम कर दिया। तो यहाँ पे आपको सेट गेटर्स जो हैं ये बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहेव तो प्रॉपर्टी की तरह ही करेंगे, आपको फंक्शन कॉल नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन इस ये आप जब कोई प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई नई वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा सकते हो, यहाँ पे नहीं करवा सकते जब तक कि आपने सेटर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे गेटर बनता है उसी तरीके से इसका सेटर भी बन सकता है,
अगर आप चाहो तो सेटर भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल सेटर के टाइम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेटर का भी फ़ायदा है, ठीक है। सेटर का फ़ायदा ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप बना रहे हो, उस प्रॉपर्टी को बनाने के टाइम पे आप कुछ चीज़ें चेक करवाना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल जो वैल्यू आ रही है वो सही आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो एक कोई सेटर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, सेट क्या बनाए, किसका बना लें, चलो डेटा के नाम से कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, यहाँ से। अब ये स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, जो भी मैं इक्वल्स टू करके वैल्यू दूंगा ना उसको, वो सारी वो मुझे कहाँ मिल जाएगी, पैरामीटर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करवाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग दे तो सेट ना हो, ठीक है। अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग दे तो सेट ना हो, सिर्फ वैलिड स्ट्रिंग ही सेट हो सके यहाँ पे। बस समझ आ रही है। अगर हम सिंपली इक्वल्स टू करके काम करें तो हम तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी देंगे, वो भी सेव हो जाएगी ना। लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंडीशन रखनी है कि एम्प्टी स्ट्रिंग कभी भी इसमें स्टोर ना हो पाए, सही है, सिर्फ वैलिड स्ट्रिंग ही सेव हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ नॉट एस टी आर, या बल्कि नॉट भी हटा देते हैं, एस टी आर अगर वैलिड होगा तभी इसकी कंडीशन में आएगा। उस टाइम पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट करके उसको सेव करवाएंगे, वरना फिर उसको छोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू एस टी आर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है डेटा, उसी का मैंने यहाँ पे सेटर बना लिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसमें वो चीज़ सेव नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे डेटा डॉट डेटा कर सकता हूँ। डेटा के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर क्योंकि मैंने अब यहाँ पे एक सेटर बना लिया है तो उसके डेटा मौजूद होगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो है ना दिस डॉट डेटा के नाम से, प्रॉपर्टी तो मिलनी चाहिए ना डेटा की। अगर मैं डेटा चेक करूँ अभी तो क्या होना चाहिए मेरे पास, दिस। चलो डेटा से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं काम करता हूँ यहाँ पे उसको कर देता हूँ वेल। अगर मैं डेटा डॉट वेल करूँ, यहाँ पे डेटा बनाया ना मैंने, डेटा डॉट यहाँ पे वेल कर देता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, अनडिफाइंड। क्यों मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि अभी तक मैंने सेट कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेट करवा रहा हूँ, कैसे सेट करवाता हूँ, डेटा डॉट वेल इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब क्या मिलेगा डेटा डॉट वेल में, अब भी अनडिफाइंड मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने सेव नहीं किया, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ एप्पल, अब मुझे डेटा डॉट वेल में, अच्छा सॉरी मैंने ना एक चीज़ गलत कर दी, ये हम जो है ना सेम नाम से नहीं बनते, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसको मैं अंडर स्कोर वेल कर देता हूँ, जो अंदर वाली मेरी प्रॉपर्टी है उसको, ठीक है। और ये जो सेटर है मेरा उसको मैं वेल कर देता हूँ। तो अब जब मैं गेट करूँगा उसको यानी चेक करने के लिए, तो मैं यहाँ पे अंडर स्कोर वेल कर देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ इसको बाद में, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ देखने के लिए अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एप्पल मिल गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से कुछ सेट नहीं करवाया होता तो मुझे अंडर स्कोर वेल में क्या मिलता, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अंडर स्कोर है ना, इस अंडर स्कोर वाली प्रॉपर्टी को हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे क्लास के बाहर, ठीक है। इसको हम कहाँ तक रख के लिए रखेंगे, सिर्फ क्लास के अंदर तक के यूज़ के लिए रखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर अगर हमने सिर्फ इसको क्लास के अंदर ही यूज़ करना है तो हम इसकी वैल्यू गेट कैसे करेंगे, तो उसका आंसर है गेटर बना के। जैसे हमने सेट वेल बनाया था इसी तरीके से हम क्या करेंगे, गेट वेल बना देते हैं, जो कि रिटर्न करेगा दिस डॉट अंडर स्कोर वेल को, ठीक है। तो आपने वेल की प्रॉपर्टी और वेल जो है वो अब चला सकते हो इसके बगैर अंडर स्कोर के, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी डेटा डॉट वेल में क्या रखा हुआ है, तो मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं डेटा डॉट वेल के अंदर कुछ असाइन करवाता हूँ,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको रखा एप्पल, ठीक है, और दोबारा से मैं इसको रख देता हूँ और इसी की वैल्यू को ओवरराइड करवाता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से। अब बताओ डेटा डॉट वेल में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। देखो, जब मैंने डेटा डॉट वेल इक्वल्स टू एप्पल कॉल किया, क्या हुआ? ये सेट वाला फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। इसने क्या चेक किया उसमें? अगर एस में कोई वैल्यू है तो उसको रखो कहाँ पे? अंडरस्कोर वेल में, सही है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने एप्पल कॉल किया था वो क्या हुआ? इफ़ वाला चेक क्या हुआ था? पास हो गया था, ठीक है। और इस वजह से अंडरस्कोर वेल में क्या सेव हो गया? एप्पल। जब गेट करवा रहा हूँ मैं console डॉट लॉग डेटा डॉट वेल, कुछ असाइन नहीं करवा रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या कॉल होगा? गेटर, ठीक है। गेटर में हम क्या कर रहे हैं? जो भी अंडरस्कोर वेल में वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ? लाइन नंबर 38 के अंदर ये वैल्यू रीअसाइन क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे भेजा है इसको एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए कहाँ पे गया? वापस सेटर में गया। यहाँ पे ये इफ़ वाला चेक पास होगा? नहीं, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो कौन सी वैल्यू है? फॉल्स ही वैल्यू है ना। तो उस वजह से यहाँ पे नई वैल्यू उसमें असाइन नहीं हो सकी, ठीक है। और नई वैल्यू असाइन नहीं हो सकी इसीलिए वहाँ पे एप्पल रहा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह इसको एप्पल की जगह मैं इसको देता हूँ ऑरेंज, अब क्या होगा? ऑरेंज। बिल्कुल उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा गेटर है यहाँ पे, सॉरी सेटर है, इसका जो इसकी जो स्ट्रिंग है इसमें सिर्फ वही चीज़ सेव हो जिसका पहला लेटर ए है। कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। यानी इस प्रॉपर्टी के अंदर, ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ वो वैल्यू आ सके जिसका पहला लेटर ए से स्टार्ट होता है। कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कैसे करूँगा बताओ? जैसे ये एस टी आर वाली मैंने कंडीशन लगाई हुई ना, इसी के आगे मैं लगा लेता हूँ एंड की कंडीशन। क्या होगा? एस टी आर डॉट पहला लेटर कैसे गेट करूँगा? एस टी आर एरे ब्रैकेट ज़ीरो, क्या करूँ? इज इक्वल्स टू ए। तो फिर सेव करे वरना ना करे। तो इसका मतलब अभी अगर मैं डेटा डॉट वेल यहाँ पे गेट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एप्पल। सही है भाई, जीनियस हो गए आप लोग। समझ में आ रही है कि गेटर और सेटर का फ़ायदा क्या है? आपकी बनाई हुई कोई भी प्रॉपर्टी, उसमें आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई वैल्यू सेव नहीं हो सकती, ठीक है। आप जो कंडीशन लगाओगे वही अगर ट्रू होती है तभी सेट होगा वहाँ पे, वरना फिर क्या होगा? नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से गेट करवाते वक्त आप जो वैल्यू बताना चाह रहे हो, भले से उसमें कुछ भी रखा हुआ है, आप जो वैल्यू बताना चाह रहे हो, अगर पीछे कोई कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हो, कुछ भी करवाना चाह रहे हो तो मिलेगी उसको, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं सिम्बल्स। सिम्बल्स बेसिकली क्या है? ये भी एक प्रिमिटिव वैल्यू है आपकी, ठीक है। प्रिमिटिव वैल्यूज़ पता है ना क्या होती हैं? नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, ठीक है। अब ये एक और ECMAScript 6 ने एक और प्रिमिटिव वैल्यू ऐड करवा दी सिंबल की। सिंबल क्या होता है? सिंबल बेसिकली आप यहाँ पे कॉल करो, ठीक है, और ये आपको बताएगा कि मैं सिंबल हूँ। अब सिंबल जो है बेसिकली क्या करता है? सिंबल, कोई भी सिंबल हो, आप जितनी बार भी सिंबल को कॉल करवाएंगे वो क्या होगा? हर बार एक यूनिक आइडेंटिटी लेके पैदा होगा, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये सिंबल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसी को ट्रिपल इक्वल्स टू करवा लेता हूँ सिंबल से, तो क्या आंसर आना चाहिए? क्यों फॉल्स क्यों आएगा? यूनिक आईडी लेकर आएगा, इस वजह से ये हमेशा क्या होगा? फॉल्स। लेकिन अगर आपने एक सिंबल को रखा है यहाँ पे और उसको कॉल करवाते वक्त किसी एरे में स्टोर करवा दिया, कांस्टेंट सिंबल इक्वल्स टू सिंबल, ठीक है, सही है। अब अगर आप कंपेयर करो एस वाई एम ट्रिपल इक्वल्स टू एस वाई एम, फिर क्या आएगा? टू, क्योंकि
एक ही सिंबल क्रिएट हुआ है तो आइडेंटिटी उसकी वही है। अब इस सिंबल में पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप इसको देख ही नहीं सकते खोल के कि इसमें रखा हुआ क्या है, ये पूरी तरीके से पैक है। अब आप सोचोगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैसे होगा? फॉर एग्जांपल एक यूज़र आपके पास लॉगिन होता है, ठीक है, और आपने उसको एक सिंबल बना के पकड़ा दिया कि भाई ये आपका सिंबल है। ठीक है, मैं आपको तो नहीं पहचानता, मैं अपने यूज़र को नहीं पहचानता, लेकिन मैं उस सिंबल को पहचानता हूँ। उसी सिंबल को जो मैंने उसको बना के दिया था उसी की एक कॉपी मैंने अपने पास भी सेव रखी हुई है। ठीक है, अब जब भी वो मुझे रिक्वेस्ट भेजता है मेरे सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो मैं उसको ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको बोलूँगा लाओ अपना सिंबल दिखाओ, मैं अपने सिंबल से उसको मैच करके देखूँगा। ठीक है, अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब ये वही बंदा है जिसको मैंने सिंबल पास किया था। ठीक है, कोई खुद से सिंबल बना के अगर मेरे पास ला के देता है तो वो कभी भी मेरे सिंबल से मैच नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सिंबल था यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने ये वाला बनाया था यहाँ पे एक कांस्टेंट, इसी की कॉपी मैंने भेज दी किसको? अपने यूज़र को। ठीक है, और उस यूज़र के पास वो रखी, अब जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं वो उस रिक्वेस्ट के अंदर मुझे वो सिंबल लाजमी दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो कहीं पे जॉब लग जाती है जो कि हाई सिक्योरिटी एरिया है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको एक आईडी कार्ड बना के देंगे। ठीक है, और बाहर एक मशीन लगी हुई होगी गेट के पास, आप आईडी कार्ड अपना दिखाएंगे, वो स्कैन करेगी तभी गेट आपके लिए खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। इसका इसका भी बिल्कुल वही है। ये चीज़ समझने से पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि ये यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, यहाँ पे हम कैसे आए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ना टास्क होते हैं, कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो टास्क होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस क्या चीज़ होती है और एसिंक्रोनस क्या चीज़ होती है? जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह के टास्क चल रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो मेनली जावास्क्रिप्ट जो है वो सारी की सारी सिंक्रोनसली ही चल रही होती है, लाइन बाय लाइन ही चलेगी। ठीक है, अगर आपने एक फॉर लूप बनाया है जो कि 1000 तक चलता है और उस फॉर लूप के नीचे आपने console डॉट लॉग लगाया है, तो जब तक वो पूरा का पूरा फॉर लूप चल नहीं जाता नीचे वाला console डॉट लॉग नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ क्या चल रही है, लाइन बाय लाइन चल रही है, जब तक वो ऊपर वाली लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती वो नीचे वाली लाइन पे नहीं आएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब वो नीचे वाली ये चीज़, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस। के जो जिस चीज़ को जो लाइन दी गई है वो उसी तरीके से वो सारा काम परफॉर्म होगा। अब हम आते हैं एसिंक्रोनस के ऊपर। एसिंक्रोनस में क्या होता है? एसिंक्रोनस में होता है कि भाई अगर ऊपर किसी काम में किसी भी टास्क में अगर ज़्यादा देर लग रही है तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले नीचे वाला काम परफॉर्म करवा लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाला काम भी जो है उसको भी साथ साथ चलने देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला टास्क भी परफॉर्म हो जाएगा और ऊपर वाला जो काम है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। अब हमारे पास एसिंक्रोनस टास्क जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारे पास होती हैं कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे सेट इंटरवल के फंक्शन, सेट टाइम आउट के फंक्शंस। ठीक है, या फिर हमारे पास होती हैं HTTP रिक्वेस्ट, यानी वो रिक्वेस्ट जो कि क्लाइंट से कहाँ जाती हैं, सर्वर के ऊपर डेटा का पता करने के लिए कि डेटा जो है वो मुझे दे दो या लॉगिन दे दो। ये जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो भी यूज़र परफॉर्म कर रहा है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? एसिंक्रोनसली चलती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अब ए सिंक्रोनस टास्क तो हमारे पास आराम से चल जाते हैं। एसिंक्रोनस टास्क में हमारे पास हमेशा से मसले रहे हैं। ठीक है, यानी हम पहले कुछ करते थे, फिर उसके बाद हम कोई और हमारे पास अच्छा मैकेनिज़्म आया तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, फिर उससे अच्छा मैकेनिज़्म आया तो उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये समझने के लिए ना अभी जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो एसिंक्रोनस से ही रिलेटेड है। इस वजह से हम सबसे पहले क्या चलता था उसको देखते हैं। ठीक है, और वो आज भी आपको कहीं जगहों पे मिल जाएंगी। ठीक है, हालांकि अब लोग अब उससे मूव कर रहे हैं, अब उसको छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास चलती थी उसे हम कहते थे कॉल बैक्स। क्या कहते थे? कॉल बैक्स। क्या कहते थे? कॉल बैक्स। ठीक है, कॉलबैक्स क्या करते थे? बेसिकली कोई भी एसिंक्रोनस टास्क में हम हमने कोई भी एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, उसी टास्क में जिस फंक्शन के अंदर वो टास्क परफॉर्म होगा उसी को एज अ पैरामीटर एक फंक्शन भी पास कर देते थे, और उसको कहते थे कि जब ये टास्क पूरा हो जाए तो इस फंक्शन को कॉल कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा काम हो गया। देखो,
जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा काउंट के फंक्शन को, मैंने इसको वैल्यू क्या पास की है 3, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इंटरवल के अंदर ये क्या करेगा, हर 1 सेकंड के बाद कंसोल डॉट लगेगा करेगा कॉल्ड, ठीक है। सेट टाइम आउट के अंदर, अच्छा इस इंटरवल को मैंने कहाँ रख लिया है, सेव करवा लिया एक कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेट टाइम आउट के अंदर मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट के अंदर मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। उस फंक्शन को मैंने कहा कि भाई आप कॉल कब होगे, टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कितनी वैल्यू बन जाएगी इसकी 3000, यानी मैंने बताया कि 3 सेकंड के बाद आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होने के बाद क्या करेगा, क्लियर इंटरवल करेगा, किसका, ऊपर वाले को क्लियर करवा देगा। ये इसने खुद ने तो वैसे भी एक ही बार चलना था, और इसने एक बार चल के क्या किया, इसको क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब मैंने काउंट को कॉल करवाया और 3 में उसको पास किया, तो ये 3 बार चलेगा और चलने के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये टाइमर मेरा क्लियर हो जाए, ठीक है, यानी रुक जाए, तो मुझे पता चले, क्योंकि उसकी बिहाफ पे मैंने और कुछ और काम करवाना था, ठीक है। जब ये चल जाए तो उसके बाद मुझे कुछ और काम करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये नहीं होता, यहाँ पे कोई HTTP की रिक्वेस्ट होती, ठीक है, तो जब रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो डेटा आया उसका मैं कुछ काम करूँगा, उसको मैंने यूज़र को शो करवाना होगा, कुछ ना कुछ दिखाना होगा, कुछ तो करवाना होगा ना, ठीक है। तो मुझे इन्फॉर्म भी तो करे, मुझे पता भी तो चले। तो ये वाली चीज़ हम कैसे करते थे, हम पहले करते थे कॉल बैक्स के ज़रिए। कॉल बैक्स हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, टाइम्स की जगह पे हमने CB ले लिया, CB का मतलब कॉल बैक, और जैसे ही ये क्लियर करे साथ साथ CB को कॉल कर दे, ठीक है। और ये जो CB है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे फंक्शन, और ये जब कॉल हो जाए तो मुझे पता चल जाए, यानी मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ, डन, ठीक है। यानी ये 3 बार चलने के बाद फिर मेरा डन वाला कंसोल चलना चाहिए, सही है। अब ये कैसे चला, मैंने इसको यहाँ से पास किया, काउंट को पूरा का पूरा फंक्शन कैसे पास कर दिया, ऐसे आर्ग्यूमेंट, वो उसको कहाँ मिला, CB में मिला। जैसे ही ये ख़त्म हुआ, इसने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल करा दिया, बदले में क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल बैक्स, ठीक है। अच्छा, ये काम सही चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे हम काम करते गए, हमारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम बढ़ता चला गया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार जब कॉलबैक्स आपके पास बढ़ जाते हैं ना, काम आपका बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे कॉलबैक्स को समझना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा ये वाला काम हुआ है, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने एक और फंक्शन को कॉल करवाना है दोबारा से। इस बार मैं चाह रहा हूँ कि 5 बार कॉल हो। अब ये काउंट सेम ही है, लेकिन आप समझ लो कि इसके सक्सेसफुल होने पे मैंने कोई दूसरा कॉल करवाया, यानी काउंट 2 कह लो उसको, सपोज़ कर लो, सही है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक फंक्शन के क्लियर होने पे अब मेरे को दोबारा एक और HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है। एक रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी, वो सक्सेसफुल हो गई, अब मुझे दूसरी भी भेजनी है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। और दूसरी के सक्सेसफुल होने पे मेरे को तीसरी भेजनी है, ठीक है। तो पता है क्या होता था कि जब हमारे पास कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, तो उसमें हमारे पास काम कुछ इस तरह का हो जाता था। देख रहे हो, समझ में आ रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस कॉल बैक हेल, इस पूरे फिनोमेना को कहा जाता है कॉल बैक हेल। ये सवाल इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि कॉल बैक हेल क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता सकोगे। कुछ इस तरह का दिख रहा होता है कि आपके एक कॉल बैक सक्सेसफुल होने पे आपकी कोई ऐसी हिट जा रही है जिसमें फिर एक कॉल बैक है, ठीक है। फिर उसके हिट सक्सेस होने के ऊपर एक और हिट जा रही है जिसमें फिर एक कॉल बैक है, ठीक है। तो कॉल बैक्स के अंदर कॉल बैक्स, फिर कॉल बैक के अंदर ऑल कॉल बैक्स। तो इस तरीके से हमारा जो सारा काम है वो क्या होता था। अब ये रीडेबल नहीं रहा है ना। अब कोई भी बंदा आता है, इसको पढ़ने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है कि अच्छा ये चलेगा, फिर ये चलेगा। अगर कोई बग आता है, कहीं पे भी बीच में बग आ रहा है, और ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शन हैं,
ठीक है। तो वो देखेगा अच्छा फिर ये चला, 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 इसी में ही फंसा रह जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे काम जो है हमारा क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ठीक है। इस चीज़ को हल करने के लिए फिर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाए क्या, प्रोमिसेस। ठीक है। क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाए, प्रोमिसेस। अच्छा, अब प्रोमिसेस में क्या होगा, प्रोमिसेस पहले इंट्रोड्यूस करवाए थे डिफरेंट लाइब्रेरीज़ ने। जावास्क्रिप्ट की ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होती है ना, लोगों ने खुद बना के प्रोमिसेस डाले थे। ठीक है। लेकिन ये प्रोमिसेस का लोगों को इतने पसंद आए प्रोमिसेस कि उन्होंने फिर ECMAScript 6 वालों ने इसको बिल्ट इन रख दिया ECMAScript 6 के अंदर कि भाई हमने प्रोमिसेस की सपोर्ट डाल दी। अब आपको किसी आउटसाइड लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है प्रोमिसेस के लिए। यानी पहले जो है वो एक पूरी पूरी लाइब्रेरीज आती थी, जैसे अभी आपने नाम सुना है रिएक्ट का। ठीक है। रिएक्ट अभी आप आगे जाके आप लोग पढ़ोगे तो इस तरह की लाइब्रेरीज होती थी, वो फिर आपको प्रोवाइड करती थी इस तरह के फीचर्स। ठीक है। तो ECMAScript 6 वालों ने इसको बिल्ट इन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर रख दिया। तो अब हमें प्रोमिसेस को यूज़ करने के लिए किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। पहले एसिंक के नाम से एक लाइब्रेरी थी, वो प्रोवाइड करती थी। फिर और प्रॉमिस के नाम से लाइब्रेरी आई, और एक ब्लू बर्ड के नाम से एक लाइब्रेरी थी। वो इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज थी जो कि प्रोमिसेस प्रोवाइड करती थी। तो अच्छा, अब जब हमारे पास प्रोमिसेस आ जाएंगे तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास जब हम कॉल बैक पास कर रहे थे, हम बजाय अब हम इसको यहाँ से कॉल बैक पास नहीं करेंगे और ना ही यहाँ से इसको कॉल करवाएंगे। अच्छा, या फिर हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है वहाँ से हम करेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस। इससे हमें एक बात और पता चली कि प्रॉमिस क्या है, क्लास। ठीक है। अब प्रॉमिस को कॉल करते वक्त आप इसको क्या पास करते हो, एक फंक्शन। ठीक है। चाहो तो एरो फंक्शन हो, चाहे तो वो जो आपका ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं पुराने वाले वो हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन आप पास करोगे इसके पैरामीटर मिलेंगे आपको दो। पहला पैरामीटर होगा रिजॉल्व और दूसरा होगा रिजेक्ट। ठीक है। क्योंकि अच्छा, पहले क्या होता था कॉल बैक्स के अंदर, जब हमने कॉल करवाई थी यहाँ पे, जब हम कॉल बैक कॉल करवाते थे, कॉल बैक के अंदर हमें यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर डेटा मिलता था, क्योंकि जो कि CB से पास होता था। ठीक है। और वही डेटा हमें इफ एल्स के थ्रू चेक करवाना पड़ता था कि भाई वो कॉल बैक जो चला है वो सक्सेसफुल हुआ भी है या, क्योंकि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि वो फेल भी हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हो और आपका सर्वर डाउन पड़ा हुआ है, तो आपकी रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुल नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है ना। या जो आपका डिज़ायर्ड डेटा था वो तो आपको मिला ही नहीं, कोई ना कोई इशू आ गया, या जो बंदा रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है उसने लॉगिन ही नहीं किया हुआ, और ये जो डेटा है वो सिर्फ लॉगिन यूज़र को मिलता है और किसी के अलावा, उसके अलावा नहीं मिलता है किसी को। ठीक है। तो वहाँ पे तो आपकी रिक्वेस्ट फेल होगी ना। तो वो वाले सिनेरियोज हमें कब कैसे चेक करने पड़ते थे, कॉलबैक्स में इफ़ एल्स के ज़रिए चेक करने पड़ते थे। अब यहाँ पे प्रोमिसेस के अंदर जो है वो आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट मिल गया है। आप खुद ही यहाँ पे देख लो, जहाँ पे भी आपकी रिक्वेस्ट चल रही है, अगर वो सक्सेस हुई है तो रिजॉल्व करवाओ, और अगर क्या कहते हैं एरर आया है कोई, तो फिर आप क्या करोगे, रिजेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वाला क्लियर हो रहा है, तो ये सक्सेसफुली ख़त्म हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास वो अभी है नहीं कि हम वो करें। तो पहले तो हम ये करते हैं कि जितना भी हमारा काम था सारा का सारा हम कहाँ रखेंगे, उसको उठा के प्रॉमिस के फंक्शन के अंदर। सही है भाई। और यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा काम सक्सेसफुली हो रहा था, जहाँ पे हम CB को कॉल करवा रहे थे, अब हम किसको कॉल करवाएंगे, रिजॉल्व को। ठीक है। रिजेक्ट वाला जो केस है वो हम देखते हैं बाद में। ठीक है। अब ये प्रॉमिस बन गया हमारा। अब हम काउंट को क्या करेंगे, सिंपली काउंट, जहाँ पे भी मैंने कॉल किया है काउंट। ठीक है। इसको कॉल करवाने के बाद मैं इसको जो भी डेटा है उसका, फॉर एग्जांपल 3 है, मैं उसको पास कर रहा हूँ। आगे हमें क्या मिल जाएगा, अब डॉट देन। ठीक है। देन का फंक्शन मिलेगा। इस देन के अंदर आपको जो भी डेटा अगर कुछ मिला है वहाँ से तो वो मिलेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। जैसे अगर मैंने यहाँ से अभी रिजॉल्व में कुछ भी पास नहीं किया तो डेटा में उसको भी क्या मिलेगा, अनडिफाइंड।
ठीक है, अगर मैंने रिजॉल्व में कुछ रखा होता तो यहाँ पे वो चीज़ उसको मुझे डेटा में मिल जाती। ठीक है, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, यहाँ पे इसको एम्प्टी रख देता हूँ क्योंकि मुझे अभी नीड नहीं है। तो मैं डॉट देन करके देखता हूँ, कॉल्ड 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 डन। ठीक है भाई, ये मेरा अब किस तरीके से चला, प्रॉमिस के ज़रिए से। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजॉल्व की जगह मैं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ सपोज कर लेते हैं कि ये सही नहीं चली है, मैंने रिजेक्ट कॉल करवाया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये डॉट देन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने एरर दे दिया, क्यों दिया है, क्योंकि ये यहाँ से रिजेक्ट कॉल हुआ है। ठीक है, अब इसी को कैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट कैच। ठीक है, कैच के अंदर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एरर, जो भी मैं यहाँ पे रिजेक्ट में पास करवाता हूँ वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डन की जगह मैं कंसोल करवा रहा हूँ एरर। ठीक है भाई, सही है। तो ये मैंने किसके ज़रिए कॉल करवाया, ये प्रोमिसेस के ज़रिए। ठीक है, कॉल बैक से बेहतर लग रहा है देखने में, थोड़ा सा मैनेज फॉर्म में आ गया।